इस वाली एलईडी से लाल लाइट निकल रही है, जबकि इस वाली से नीली लाइट निकल रही है। जब हम एलईडी से वोल्टेज प्रवाहित करते हैं, तो यह प्रकाश उत्पन्न करती है। ये सब अंदर मौजूद सेमीकंडक्टर मटेरियल के छोटे से टुकड़े से होता है, जो फोटोन के रूप में ऊर्जा छोड़ता है। लेकिन अगर हम एलईडी पर एक दूसरी लाइट चमकाएं, तो हम उस पर वापस फोटोन फायर कर रहे होंगे। तो प्रक्रिया उलट जाएगी और इसमें थोड़ी वोल्टेज भी उत्पन्न होगी। एलईडी कुछ ऐसी दिखती है। ये अपने एप्लीकेशन के अनुसार अलग अलग आकार, प्रकार और रंगों में मिलती है। एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड होता है। हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में एलईडी के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये डायोड के चिन्ह से कितना मिलता जुलता है। बस इसमें ये तीर के निशान हैं जो दर्शाते हैं कि लाइट निकल रही है। एलईडीज और डायोड दोनों ही एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स के बीच लगा ये बस एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ये दोनों ही फोटोन छोड़ते हैं, लेकिन केवल एलईडी द्वारा निर्मित फोटोन की रेंज इंसानी आंखों से देखी जा सकती है, और ऐसा तब होता है जब वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के लगभग हो। हम इसी रेंज में वेवलेंथ के आधार पर अलग अलग रंगों को समझते हैं। एफएम रेडियो के सिग्नल भी फोटोन वेव होते हैं, लेकिन ये लगभग 3 मीटर के होते हैं। वाईफाई सिग्नल इससे छोटे होते हैं, लगभग 6 सेंटीमीटर, और मेडिकल एक्सरे के बहुत छोटे होते हैं, लगभग 0.01 नैनोमीटर। लेकिन हम इनमें से किसी के नहीं देख सकते, क्योंकि यह सभी हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज से बाहर हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके टीवी रिमोट में एक एलईडी होती है? इससे इंफ्रारेड लाइट निकलती है। फोटोन की वेवलेंथ आमतौर पर लगभग 940 नैनोमीटर होती है, इसलिए इंसान इसे देख नहीं सकते, लेकिन आप अपने फोन के कैमरा पर इसे देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो छिद्र भरते हैं और इस प्रक्रिया में फोटोन छोड़ते हैं। हम इसी वीडियो में बाद में जानेंगे कि यह कैसे काम करता है। अब एक स्टैंडर्ड डायोड की सेमीकंडक्टर लेयर में अलग अलग मटेरियल का प्रयोग होता है, जो नियर इंफ्रारेड रेंज के फोटोन प्रोड्यूस करता है। ये केसिंग द्वारा सोख लिए जाते हैं और ऊष्मा में बदल दिए जाते हैं, तो डायोड गर्म हो जाता है। लेकिन एलईडी बहुत थोड़ी ऊष्मा पैदा करती है। परंपरागत इनकैंडेसेंट लाइट्स बहुत ज्यादा ऊष्मा पैदा करती है। इस डिजाइन में फिलामेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन अणुओं से टकराते हैं और इस टक्कर से ऊष्मा पैदा होती है। फिलामेंट इतना गर्म हो जाता है कि इतनी रोशनी पैदा होती है जिसे देखा ना जा सके। एलईडी को प्रकाश के लिए ऊष्मा पैदा करने की जरूरत नहीं होती और इसलिए वे ऊर्जा की कम खपत करती है। आप में से ज्यादातर लोग इस प्रकार की एलईडी को पहचानते होंगे, 5 मिलीमीटर थ्रू होल टाइप की। लेकिन क्या आपने इसके एक तरफ के चपटे किनारे पर ध्यान दिया है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और मैं जवाब इसी वीडियो में बाद में दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने के लिए थ्रू होल एलईडी परफेक्ट होती है। हम इन्हें बहुत ही सस्ते में थोक में खरीद सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जहां से आप इन्हें खरीद सकते हैं। इन्हें टेस्ट बोर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं या फिर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में सोल्डर भी कर सकते हैं। हम थोड़े छोटे 3 मिलीमीटर वर्जन ला सकते हैं या फिर बड़े 10 मिलीमीटर टाइप भी ले सकते हैं। आमतौर पर ये गुंबद के आकार के होते हैं, लेकिन कुछ अन्य आकार भी उपलब्ध हैं, जैसे कि यह चौकोर वाला। हमें एसएमडी टाइप भी देखने को मिलते हैं। इसका पूरा नाम सरफेस माउंट डिवाइस होता है। इन्हें सर्किट बोर्ड पर सोल्डर किया जाता है। इस तरह डिजाइन कॉम्पैक्ट होता है। ये वर्जन कहीं अधिक छोटे होते हैं। इस वाले की तरह कुछ इतने छोटे होते हैं कि सोल्डर करने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। हमें आमतौर पर एसएमडी एलईडीज हमारे लाइट बल्ब में मिलती है। ये वाली असल में ब्लू एलईडी है। इसके ऊपर पीले फास्फोरस की एक परत है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पीला और नीला मिलाने पर सफेद प्रकाश बनता है। हमें ये वेरी हाई पावर्ड एलईडीज भी देखने को मिल सकती है। इसमें वास्तव में बहुत सी एलईडीज कसकर एक साथ पैक किया गया है और अक्सर इनका प्रयोग टॉर्च और फ्लड लाइट्स में होता है। एलईडीज विविध प्रकार के अलग अलग कलर लेंसों में आती हैं, लेकिन हमें पारदर्शी एलईडीज भी देखने को मिलती हैं। वे भी अलग अलग रंगों का प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ये केस रंगीन बनाए गए हैं ताकि इससे निकलने वाली रोशनी का रंग आसानी से पता लगाया जा सके। असल में सेमीकंडक्टर लेयर के अंदर का मटेरियल ही अलग अलग रंग का प्रकाश पैदा करता है, न कि केस का रंग। हम इस वीडियो के बाद में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। एलईडी केवल तभी प्रकाशित होती है जब हम एनोड लीड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव से जोड़ते हैं। नीली एलईडी और एक 3 वोल्ट की कॉइन बैटरी लीजिए। गौर करना कि इसी तरीके से कनेक्ट करने पर ही यह जलती है। सही ध्रुवीयता की पहचान करना आसान है, क्योंकि एलईडी की सबसे लंबी लीड एनोड है।
लेकिन अगर एलईडी लीड्स को काट कर छोटा कर दिया गया हो तो? वैसे चिंता मत कीजिए, क्योंकि एलईडी के एक केस का एक तरफ चपटा है और यह दर्शाता है कि यह कैथोड वाला साइड है। इसके अलावा अंदर हम देख सकते हैं कि धातु की 2 प्लेटें हैं और बड़ी वाली प्लेट कैथोड है। एसएमडी एलईडी में हमें ऊपर एक छोटा सा डॉट दिखता है। कभी कभी इसका प्रयोग एनोड दिखाने के लिए किया जाता है, कभी कभी यह कैथोड दिखाता है। इसलिए आपको मैन्युफैक्चरर की डेटा शीट देखनी पड़ेगी या फिर खुद इसे टेस्ट करना पड़ेगा। इस उदाहरण में एलईडी तब प्रकाशित होती है जब पॉजिटिव को डॉट वाली साइड से कनेक्ट किया जाता है। पीछे हमें एक मार्किंग मिलती है, लेकिन इसका मतलब एनोड या कैथोड कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि एलईडी को इस तरह जोड़ने पर वह प्रकाशित होती है। हम स्विच दबाकर मैनुअल रूप से एलईडी को जला सकते हैं, या हम इस रेजिस्टर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर सर्किट की तरह साधारण सर्किट का प्रयोग करके इसे ऑटोमेट कर सकते हैं। उस सर्किट की योजना कुछ ऐसी होगी। लेकिन ये लुभ-झुभ करने वाली एलईडीज अपने आप एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर जलती और बुझती है। इस प्रकार की एलईडीज भी हैं जो खुद ब खुद धीरे-धीरे या तेजी से रंग बदलती है। छोटे से कंट्रोलर से फ्रीक्वेंसी तय होती है। इस सर्किट की योजना इस तरह होती है। फिर हमारे पास है बाई डायरेक्शनल एलईडीज। यह 2 रंग बदल सकती है। इसके अंदर 2 एलईडीज विपरीत दिशाओं में कनेक्टेड हैं। इसलिए जब करंट इस तरह प्रवाहित होता है, एक एलईडी जल जाती है, और जब करंट इस तरह प्रवाहित होता है तो दूसरी एलईडी जल जाती है। एक बार में केवल एक ही एलईडी जलती है। लेकिन 3 पिन बाई कलर एलईडी ले सकते हैं। हम इसे मैनुअल रूप से एक रंग, दूसरे रंग या दोनों रंगों में साथ में स्विच कर देख सकते हैं। इनके अंदर 2 एलईडी हैं, लेकिन उनके टर्मिनल एक ही हैं। फिर हमारे पास ये 4 पिन वाले आरजीबी एलईडीज हैं। इनके अंदर 3 अलग-अलग एलईडीज हैं, लाल, हरी और नीली। इनका टर्मिनल एक ही होता है। हम इन्हें अलग-अलग चालू कर सकते हैं। रंग मिक्स करने के लिए एक बार में 2 या सभी 3 जलाकर सफेद लाइट बना सकते हैं। हम प्रत्येक एलईडी में वोल्टेज और करंट नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी पसंद का रंग बना सकते हैं। इस सर्किट की योजना कुछ ऐसी है। अब अगर आप अपने मॉनिटर को करीब से देखें तो आप ऐसा ही वहां भी होते हुए देख सकते हैं, कई सारी छोटी छोटी रंगीन एलईडीज। मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में इन एलईडीज के लिए लिंक्स दिए हैं। लेकिन आपने इन एलईडीज का प्रयोग कहां देखा है या फिर आप इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। अगर हम इस एलईडी को 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने की कोशिश करें तो यह तुरंत खराब हो जाएगी। एलईडी के अंदर एक पतला वायर होता है। बैटरी इस वायर से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजने की कोशिश करती है तो यह फट जाता है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स के करंट को कम करने के लिए रेजिस्टर का प्रयोग करते हैं, और इस बारे में अधिक जानने के लिए रेजिस्टर पर बना मेरा वीडियो देख सकते हैं। रेजिस्टर एलईडी की सुरक्षा के लिए सर्किट से ऊर्जा हटाता रहता है। यह इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को ऊष्मा में बदलकर बाहर निकालता है। बैटरी 9 वोल्ट दे रही है, रेजिस्टर लगभग 7 वोल्ट बाहर निकाल रहा है और एलईडी बचे हुए 2 वोल्ट बाहर निकालेगी। रेजिस्टर सर्किट के लिए करंट तय करता है। हम एलईडी की चमक को एडजस्ट करने के लिए करंट में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जब हम वोल्टेज सप्लाई में बदलाव करते हैं, करंट में भी बदलाव होता है। मैन्युफैक्चरर की डेटा शीट हमें इसकी वोल्टेज और करंट की रेटिंग बताएगी। इस एलईडी की रेटिंग 20 मिली एम्पियर से ज्यादा है, लेकिन हम इस सीमा से थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं और फिर भी यह काम करेगी। लेकिन अगर हम बहुत अधिक बढ़ाएंगे तो एलईडी खराब हो जाएगी। इसलिए लाइट बल्ब के अंदर एलईडी ड्राइवर लगे होते हैं और स्ट्रिप लाइट को बिजली देने के लिए डेडिकेटेड यूनिट भी होते हैं। ये लैंप 230 वोल्ट्स पर चलता है। रेक्टिफायर ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल रहा है और कैपेसिटर इसे स्मूथ बना रहा है। यह चिप एलईडी को लगातार करंट दे रही है ताकि वह जले बुझे नहीं। यूएसबी लाइट बहुत ही आसान है। यूएसबी पोर्ट एक 5 वोल्ट रेल और एक ग्राउंड रेल देता है। उनके बीच में बस एक रेजिस्टर और एक एलईडी है। प्रत्येक सेट समानांतर यानी पैरेलल में जुड़ा है। इसका मतलब हुआ कि हम इसे किसी भी लंबाई में काट सकते हैं। हम जितनी एलईडीज हटाते जाते हैं, करंट उतना ही कम होता जाता है। जब हम एक एलईडी को देखते हैं, हम गौर करते हैं कि इसमें 2 धातु की लीड्स मुख्य बॉडी से जोड़ती है। सबसे लंबी लीड एनोड है और सबसे छोटी लीड कैथोड है। बॉडी इपॉक्सी रेजिन से मोल्ड की गई है।
ये अक्सर रंगीन होती है ताकि एलईडी लाइट का रंग पता लगाना आसान हो जाता है। केस एक तरफ से चपटा होता है जो इसकी कैथोड साइड है। एलईडी केस के अंदर देखने पर हम देख सकते हैं कि एनोड और कैथोड दोनों लीड्स में अंत में धातु की प्लेट होती है और उनके बीच थोड़ी जगह है जिससे वे बटी हुई हैं। प्लेटें लीड्स को घूमने से रोकती हैं। बड़ी प्लेट कैथोड साइड दर्शाती है। कैथोड प्लेट पर हमें आमतौर पर कोन जैसा आकार दिखता है। कोन के अंदर हम सेमीकंडक्टर धातु का छोटा टुकड़ा देख सकते हैं जो FN टाइप मटेरियल की एक परत और उसके ऊपर P टाइप मटेरियल की परत से बना होता है। यह PN जंक्शन बनाता है। सर्किट को पूरा करने के लिए एक पतली तार एनोड टर्मिनल और P टाइप मटेरियल के बीच से गुजरती है। जब एलईडी में बिजली दी जाती है तो सेमीकंडक्टर के PN जंक्शन में से फोटॉन निकलते हैं जो रंगीन प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कोन का आकार एलईडी केस के ऊपर से प्रकाश को परावर्तित करने में सहायता करता है। प्रकाश का रंग सेमीकंडक्टर से निकलने वाले फोटॉन की वेवलेंथ पर निर्भर करता है और वेवलेंथ प्रयोग किए गए मटेरियल पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होती है। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर यानी सुचालक धातुओं से आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं जैसे कि तांबा, लेकिन वे इंसुलेटर जैसे रबर से आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकते। एन टाइप लेयर में बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप लेयर में कुछ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, लेकिन इसमें बहुत से छिद्र होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों में नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए अक्षर N हमें यह बताने के लिए दिया है कि कौन सी साइड में नेगेटिव चार्ज है। चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो हम मान लेते हैं कि छिद्र पॉजिटिव होंगे, इसलिए हम अक्षर P का प्रयोग करते हैं। एक साधारण डायोड के लिए सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम बस सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। इसमें वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अणुओं स्थिरता के लिए इन्हें साझा करते हैं। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन और छिद्र कहाँ से आते हैं? उसके लिए हम फास्फोरस जैसी कोई अशुद्धि मिला देते हैं जिसमें वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें सिलिकॉन के अणु आपस में बांट लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त बच जाता है। यह इलेक्ट्रॉन अन्य अणुओं में जाने के लिए मुक्त होता है। यह हमारी एन टाइप लेयर है। पी टाइप लेयर के लिए हम थोड़ा एल्यूमिनियम मिलाते हैं जिसकी वैलेंस शेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें आसपास के अणुओं से बांटने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए एक छिद्र रह जाता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब हमारे पास एक लेयर है जिसमें आवश्यकता से अधिक इलेक्ट्रॉन है और दूसरी लेयर में पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये मिलकर PN जंक्शन बनाते हैं। इस जंक्शन पर हमें डिप्लीशन रीजन मिलता है। कुछ इलेक्ट्रॉन छिद्रों को भरने के लिए दूसरी तरफ चले जाते हैं और कुछ छिद्र दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन यह एक बैरियर बनाता है जिसमें एक स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन और एक स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज्ड रीजन होता है। यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जो अधिक इलेक्ट्रॉनों को दूसरी तरफ जाने रोकता है। जब हम बैटरी जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और हम इसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं, लेकिन अगर वोल्टेज बहुत कम है तो हम इस बैरियर को तोड़ नहीं सकते। साधारण डायोड में हम देख सकते हैं कि बैरियर लगभग 0.5 से 0.7 वोल्ट्स का है। यह करंट के प्रवाहित होने के लिए जरूरी न्यूनतम वोल्टेज है। मैन्युफैक्चरर एक ऐसा चार्ट प्रदान करता है जिसमें निश्चित फॉरवर्ड वोल्टेज पर फॉरवर्ड करंट दिखाया जाता है। हम देख सकते हैं कि यह लगभग 1.7 वोल्ट्स पर शुरू होता है। हम देख सकते हैं कि 2 वोल्ट्स पर हमें 20 मिलीएम्प्स करंट मिलना चाहिए। उदाहरण में बिल्कुल यही दिख रहा है। अब अणु के सरल बोहर मॉडल को देखते हैं। हमारे पास केंद्र में न्यूक्लियस है जिसमें फोटॉन और न्यूट्रॉन है। फिर कुछ ऑर्बिटल शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। प्रत्येक शेल एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन रख सकती है और शेल में स्वीकार किए जाने के लिए इलेक्ट्रॉन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए। शेल जितनी दूर होगी उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। सबसे बाहरी शेल वैलेंस बैंड है। इसके ठीक आगे कंडक्शन बैंड है। जो इलेक्ट्रॉन इस बैंड तक पहुंच जाते हैं वे अणु से मुक्त हो सकते हैं। तांबे जैसे कंडक्टर में कंडक्शन बैंड काफी नजदीक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से गति कर सकते हैं, लेकिन रबर जैसे इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड इतनी अधिक दूर होता है कि इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाते। लेकिन सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड बस थोड़ी ही दूर पर होता है, इसलिए ये इंसुलेटर का काम कर सकते हैं। लेकिन वोल्टेज अप्लाई करने पर वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन मुक्त हो सकते हैं। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में
डायोड की तरह इलेक्ट्रॉन एन टाइप कंडक्शन बैंड से पी टाइप वैलेंस बैंड में कूद रहे हैं। वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड की तुलना में कम ऊर्जा होती है, इसलिए इस बैंड में आने के लिए इलेक्ट्रॉनों को कुछ ऊर्जा कम करनी होती है। ऐसा करने के लिए वे एक फोटॉन छोड़ देते हैं। सिलिकॉन में स्वीकारे जाने के लिए लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कम करने होते हैं। इस फोटॉन की ऊर्जा लगभग 1127 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ के बराबर होती है। मैं थोड़ी देर में आपको इसकी गणना करना सिखाऊंगा। इसका मतलब हुआ कि सिलिकॉन डायोड्स नियर इंफ्रारेड लाइट छोड़ते हैं जिसे इंसान देख नहीं सकते। तो सिलिकॉन के स्थान पर वैज्ञानिकों ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए गैलियम और आर्सेनिक मिलाया। फिर उन्होंने इसमें कुछ अशुद्धियां मिलाकर एन टाइप और पी टाइप लेयर्स बनाई। इस सेमीकंडक्टर में लगभग 1.424 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का ज्यादा बड़ा बैंड गैप होता है और यह 870 नैनोमीटर की वेवलेंथ उत्पन्न करता है, जो बेहतर है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। फिर उन्होंने गैलियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया, जिसमें बैंड गैप 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स था और परिणाम स्वरूप 548 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ मिली, जो परफेक्ट है क्योंकि इंसानी आंख इसे देख नहीं सकते हैं और हम इसे हरे रंग में देखते हैं। वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि गैलियम आर्सेनिक के मिश्रण में गैलियम फॉस्फाइड मिलाने से वे इन दो बिंदुओं के बीच का कोई भी रंग प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम 60% गैलियम और आर्सेनिक को 40% गैलियम फॉस्फाइड के साथ मिलाएं, तो हमें लगभग 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मिलते हैं। हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करके इसे वेवलेंथ में बदल सकते हैं। तो हम इस समीकरण में संख्याएं डाल देते हैं और यह हमें 705 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ देता है, जिससे लाल रोशनी उत्पन्न होती है। तो अगर हम 15% गैलियम आर्सेनिक और 85% गैलियम फॉस्फाइड को मिलाएं, तो यह 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स देता है, जिसकी वेवलेंथ 580 नैनोमीटर्स है। इस प्रकार सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल को मिलाकर यह अलग अलग रंगों की लाइट बन जाती है। एक बार लाल, हरी और नीली बन जाए तो हम इन रंगों को मिलाकर कोई भी और रंग बना सकते हैं, जिसमें सफेद रोशनी भी शामिल है। जब सफेद रंग बनाना संभव हो गया तो एलईडी का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा। स्क्रीन पर दिए गए वीडियोस को देखें और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में सीखना जारी रखें। मैं आपसे मिलूंगा अगले लेसन में। हमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और द इंजीनियरिंग माइंडसेट.com फॉलो करना मत भूलिएगा।